तो ये भी तो डर होगा जब भागे कि पुलिस इनकाउंटर भी कर सकती है आपका। और जो असला वो लड़के ने निकलवा ले वो असला भी मैंने पकड़वाई, क्योंकि मेन चीज बदमाशों की जो खुफिया चीजें होती है, ताकत होती है, वो हथियार होते हैं। इधर इन 4 दिनों में जब आप आत्मसमर्पण करने आए, उस दौरान उस गैंग की कोई खबर मिली आपको? उधर हंगामा कटा के थोड़ा टिपिकल सवाल है, बोलिए। आपके सामने गैंग में जब आप थी तो कभी ऐसा होता था आपके सामने हत्या की गई हो? पकड़ वाला जो सिस्टम है ये बड़ा चलता रहा। सबसे बड़ी फिरौती निर्भय ने किस पकड़ से बस? अरे निर्भय ने तो इटावा जेल उड़ाने की बात कर दिया था। 13 साल जेल काटने के बाद लौट के घर जाती है तो घर वालों का रिएक्शन क्या होता है, वो मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। अब वहां से भैया आपने भागना शुरू किया। अब वो गली में, इधर गली में भागे तो हम दूसरी गली में भागे, मतलब भागम भाग जिंदगी में इतना चला। फिर हमने कि अब शाम क्या किया जाए, फिर हमने जाके कहाँ रुके, जाके कहीं एक जगह और रुके थे। रुकने के बाद हाँ दिल्ली क्रॉस कर लिए। दिल्ली क्रॉस कर हमने शाम मरते मरते बचे। फिर आए हम अयोध्या, नहीं अयोध्या नहीं, ये क्या बोलते हैं, मथुरा। मथुरा आए तो मथुरा में कोई उसके रिलेटिव के रहते थे श्याम के, तो श्याम को उसका घर पता था। वो शायद चाचा लगते थे, कोई लगते थे इनके। तो ये डायरेक्टली फिर उनके घर पहुंचा कि तो रात में मतलब कुंडी फिर खटखटाई। हम लोग रात का इंतजार करते थे, दिन बीते जाए रात में जाएं, नहीं तो सुबह फिर पुलिस पकड़ जाए। तो फिर श्याम को जिस तरीका गए, फिर श्याम को चाचा मिले। फिर चाचा ने बताया कि आपके माँ बाप वहाँ रह रहे हैं। फिर वो लोग साथ में गए हम लोगों के। अब ये समझिए रिएक्शन ये था कि जब माँ बाप से श्याम मिले तो माँ को बेहोश हो गई थी देखकर, इतने साल के बाद देखकर। श्याम को मम्मी को ये लगता था कि श्याम मार दिया गया है, ये स्थिति थी। लेकिन श्याम मेरे पैर छूता था, उसकी माँ भी मेरे पैर छूती थी, कहती कि जीवन में हमने जो उम्मीद नहीं करी थी वो उम्मीद बिटिया तुमने हमें करवा दी। फिर आपने श्याम अपने घर हो गया, फिर आपका क्या हुआ? नहीं, फिर श्याम और हम दोनों लोग उसी घर में थे। 1 दिन रहे, 2 दिन रहे। अच्छा। फिर मतलब उनके पिता ने समझाया कि देखो पुलिस पीछे पड़ी है, और जब तुमने लोगों ने कोई गलती करी नहीं है, अच्छा, आपका खुद अपराध है, इस चीज़ को हम प्रूव करेंगे कि आप लोग खुद एक अपराध, कोई अपराधी तो थे नहीं, अपराधी तो आप लोगों को जबरदस्ती बना दिया है जाए। तो आप जाइए, सिलेंडर होइए, और उसके बाद जो भी होगा हम लोग निपट लेंगे। तो हमने कही ठीक है, जब आप लोग कह रहे हो। उसके बाद डायरेक्टली एक बात बता भैया, अगर हम भागना चाहते तो बहुत दूर भाग जाते, कोई नहीं पकड़ पाता है। लेकिन ईमानदारी से हम ये जानते थे कि मेरे ने कोई गलती की नहीं है, क्योंकि मेरे साथ तो घटनाएं पे घटनाएं हुई हैं, और ऐसी ऐसी घटनाएं हैं जिसको हम बयां कर नहीं सकते अपने मुंह से। तो उसके बाद जब मैं इटावा में आई तो इटावा में उस समय बहुत। अच्छा, मतलब पुलिस ने आपको वहाँ से उठा लिया? नहीं पकड़ पाई। अच्छा, फिर लौट के आप फिर इटावा आ गए? नहीं, वहाँ से फिर हम लोग उनके घर से मिलके इटावा आए डायरेक्टली। अच्छा, तो वहाँ से मिलके उनके घर से, तो उनके पिता ने कहा कि जाइए आप आत्मसमर्पण करिए। अच्छा। हाँ, क्योंकि पुलिस आपके पीछे पड़ी है, पुलिस ऐसा छोड़ेगी नहीं, और हमें पता चलेगा तो श्यामों के घर वालों को परेशान करेगी, और मेरे मायके वालों को तो परेशान कर ही रहे थे। मतलब 3-4 दिन बाद आपने आत्मसमर्पण हाँ किया। फिर उसके बाद हम लोग पुलिस के यहाँ आए तो पता चला कि कोर्ट पूरा भरा पड़ा है, पुलिस से छानबीन, जगह जगह जांचें चल रही हैं। तो उस समय ये मॉर्निंग वाली कचहरी थी, तो 7 बजे हम आके कोर्ट में बैठ गए थे, आके वकील के बस्ता पे, एक नीली साड़ी पहन के। आपने इंटरव्यू में देखा भी होगा, एक नीली साड़ी पहने हैं। 3-4 दिन के बिना खाए पिए, ना साला पेट भर के खाना खाए, ना पानी पिए, ना नहाए, ना दो, आके बैठे। तो एक बस्ता वाला कहने लगा कि मैडम आप इतनी जल्दी क्यों आ गई हो? तो हमने कि क्या करें, हमारी सास जो थी ना वो दहेज में चली आई है, उनको देखने आए हैं। हमने कि कचहरी, अब वहीं पे बैठे बैठे पुलिस वाले हम ही को गाली दे रहे हैं, कह रहे एक लड़की भागी है, वो पता नहीं कहाँ गई है। हमने के बाद में पता चलेगा कहाँ भागी। तो जब कोर्ट खोला भैया, तो मैं जब कोर्ट में आते समर्पण, जब कोर्ट में मजिस्ट्रेट बैठे थे, मैं डायरेक्टली गई। तो उस समय एक पेशकार था बोटन करके, लोटन कहते कि बोटन करते थे। तो कह रहे मैडम आप अंदर क्यों घुसी जा रही है? हमने भैया जिसको खोज रहे हो हम ही वो हैं। अच्छा। कि मैं ही हूँ नीलम गुप्ता और ये है श्याम जाट। बस भैया इतना मैंने कहा, तब मुझे पता चला कि मेरी हैसियत क्या थी। अच्छा, तो मतलब समर्पण आपने कर दिया। हाँ। ये बात आपको ये लगता था कि आप अपराधी हैं? एक तो आप तो पीड़ित थी, ये कैसे आपको पता चल गया कि आप पकड़ी जाएंगी, आपने अपराध किए हैं? उनके जैसे श्याम के पिताजी थे, कह रहे थे कि न्यूज़ चल रहा है, पुलिस जगह जगह छापा मार रही है। नहीं, वो तो बात ठीक है, पर जब आप कोर्ट में जैसे गई, तो ये तो आपके दिमाग में होगा ही कि आपने भी भाई जो डकैती जंगल में, जब आप कितने दिन तक रही हैं? हम रहे हैं 2.5 साल।
तो 2.5 साल के दौरान जो अपहरण हुए होंगे, मर्डर हुए होंगे, आप मालकिन थी गैंग की, तो वो तो सारा पुलिस की शीट में आपका रहा ही, ये बात आपको पता थी? हाँ, क्योंकि अगर ये बताइए, जिसका चेहरा सोशल मीडिया के सामने आ रहा है तो वो डिक्लियर माना जाता है। अगर गैंग में एक अपराध होगा तो जितने भी चेहरे हैं सामने, वो केस उन सब पे रखा जाएगा। आप केस करें या ना करें, उससे कोई लेना देना नहीं। तो ये भी तो डर होगा जब भागे कि पुलिस एनकाउंटर भी कर सकती है आपका? हाँ, ये भी डरता है। भाई आप तो खुली डकैत थी, भाग गई वो अलग बात है, लेकिन उसमें तो वांटेड थी पुलिस की लिस्ट। हाँ बिल्कुल, क्योंकि पुलिस देखिए उम्र नहीं देखती कि तुम 13 साल की हो 14 साल की हो, इससे उनको कोई फर्क नहीं, उनको खाली बिल्ला से फर्क पड़ता है। अगर हम ये जानते, अगर पुलिस ये जानती कि अगर मान लो ये लड़की अपराधी है या ये मर्डर कत्ल कर रही है, तो इसको भागने की जरूरत क्या है, जब वहाँ ऐश आराम सब मिल ही रहा है मुझे। तो मजिस्ट्रेट के सामने आपने समर्पण किया, पुलिस ने आपको गिरफ्तार कर लिया। फिर मजिस्ट्रेट ने बाकायदा से मेरी जांचें करवाई, ऐसे हैंडओवर नहीं किया कि पुलिस टॉर्चर बहुत बुरा करती है, आप भी जानते हैं। तो जब सारा मुआयना कराने के बाद पुलिस ने 4-5 दिन की मुझे कस्टडी में लिया। अरे बड़ा परेशान था पुलिस वाले, करे रात भर सोने ना दें मुझे, इतना पूछ लें। हम भी कहें अगर प्यार से पूछोगे तो सब बताएंगे, और क्रोध में कहोगे तो कुछ नहीं बताएंगे, क्योंकि आप मुझे मार सकते नहीं, क्योंकि मैंने कोई मर्डर कत्ल करके नहीं आए हो, और फिर आपने मुझे पकड़ा नहीं, मैं आत्मसमर्पण करके खुद आई हूँ उसे। और जो असला वो लड़के ने निकलवा ले, वो असला भी मैंने पकड़वाई जाके। और उसके बाद फिर जब पुलिस ने मुझे पकड़ा तो दलजीत सिंह चौधरी उस समय थे एसपी। अच्छा। तो वो हमसे पूछने लगे, तो हमने देखो उनकी जितनी भी घाटियाँ थी मैंने सब उनको बताए कि आप जाएंगे तो ऐसे ऐसे करेंगे, हाँ जाएंगे, वो लड़कों को पकड़ोगे, उन आदमी, क्योंकि मेन चीज़ बदमाशों की जो खुफिया चीज़ें होती है, ताकत होती है, वो हथियार होते हैं, कारतूस होते हैं, उनका खाना पीना होता है। अगर इस चीज़ पर रोक लग जाएगा तो ऑटोमेटिक आदमी टूट जाएगा। तो हमने सब पहले वही किया, क्योंकि हम पुलिस की मदद आप करने लगे। हमने पुलिस की मदद ये, क्योंकि ये हमें मालूम था कि हम पुलिस की मदद करेंगे तो बच पुलिस आज सकते हैं, एक बार बच भी सकते हैं। नहीं, आज नहीं तो कल मुझे छोड़ेंगे। क्यों? मैंने कोई अपराध नहीं किया, और फिर हम नाबालिग थे, हमारे साथ तो खुद शोषण हुआ है। हम किससे सजा अपना फिर आपको? सजा तो फिर भैया पूछो ना कितनी बढ़िया दी उन लोगों ने। ये अच्छाई का ज़माना, इसीलिए तो पुलिस की कोई मदद करना नहीं चाहता आज के ज़माने में, हम आपको सच बता रहे हैं। हमने मदद भी की, और ये भी आप जान सकते हैं, हिस्ट्री देख देंगे कि गैंग में उस समय 2003 में 2 में बहुत ही अपराध मर्डर कत्ल चलता था, और जिस समय मैंने आत्मसमर्पण किया उसी समय से उनका अंकुश होना शुरू कर दिए गए, सारे गैंग खत्म होना शुरू कर दिए गए। मदद मैंने भरपूर की, लेकिन उसके बाद मुझे मिला ये कि मुझे आजीवन की सजा दे दी गई। इधर इन 4 दिनों में जब आप आत्मसमर्पण करने आए, उस दौरान उस गैंग की कोई खबर मिली आपको? उधर हंगामा कटा के टीवी से ही देख के आप पता कर रहे हैं। अरे निर्भय तो पागल हो गया होगा। निर्भय तो पागल, अरे निर्भय ने तो इटावा जेल उड़ाने की बात कर दिया था। अच्छा। जैसे श्याम भी उसी जेल में था, मैं भी थी। किसी ने कह दिया कि श्याम और नीलम को एक ही बैरिंग दे दी गई है, साथ में रह रहे हैं। अच्छा। तो करेंगे रात ही रात, अगर इन दोनों को अलग नहीं किया गया तो बम मार देंगे। साला पूरा प्रशासन घिरा घूम रहा है, सनकी आदमी, भाई डाकू है, कुछ भी कर सकता है, उसको क्या है, वो तो माथे पर लेकर बैठो है, मर्डर कत्ल अपने हाथ है। तो तुरंत श्याम को फिर रात ही रात ट्रांसफर कर दिया गया फतेहगढ़। अच्छा। हाँ, फतेहगढ़ में इटावा रही 3 साल लगभग जेल में। अच्छा, फिर निर्भय का जो आगे का जीवन है वो तो आपको जेल में खबर तो मिलती रहती होगी, क्योंकि न्यूज़ चलता रहता था, पेपर जाते रहते थे। अच्छा, बाकी कुछ अंदर भी लोग तो? हाँ, निर्भय के बहुत लड़के थे, लेकिन हम लड़कों से कभी कांटेक्ट नहीं करते थे, क्योंकि कोई मतलब ही नहीं। महिलाओं की जेल अलग रहती है? महिलाएं अलग रहती है, पुरुष अलग रहते हैं। फिर कितने दिन बाद निर्भय मारे गए? हमारा लगता है जब मैं आत्मसमर्पण कर दी थी तो निर्भय हमें लगा 6-7 महीना के बाद मार दिए गए। अच्छा, तो उन 7 महीनों में तो फिर निर्भय गुजर का हालात बड़ा वैसा रहा होगा, पागल जैसे होता है, घायल। बिल्कुल बिल्कुल। अरे जब हम कचहरी में जाएं तो कचहरी में भी आदमी लगवा दे हमारे, लेकिन मेरी पोटेशन इतना तेज था क्योंकि सरकार ने मतलब घेराबंदी मेरी बहुत अच्छी करी थी जब तक निर्भय जिंदा रहा है। 3 साल तक जेल में रही? 3 नहीं साल रहे हैं। हमने जेल तो मनोज भैया काटी है 13 साल, मतलब 12 साल 6 महीना जेल में। क्या क्या आरोप थे? आरोप भाई थे, कत्ल थे, मर्डर थे, अपहरण। कितने मर्डर थे लगभग? मर्डर 2-3 मर्डर रहे और 3-4 अपहरण रहे, लूटपाट, यही सब चीज़ें लगी थी। मतलब जो, अच्छा एक बहुत थोड़ा टिपिकल सवाल है, बोलिए। आपके सामने गैंग में जब आप थी तो कभी ऐसा होता था आपके सामने हत्या की गई हो किसी की? अच्छा। एकदम मेरे सामने एक वहाँ के पंडित थे औरैया के पास के, तो वो पुलिस के मुखबर थे। अच्छा।
ठीक है, पुलिस के मुखबर थे। तो उस समय शायद उन्हीं के जरिए निर्भय की और पुलिस की गोली चल गई। ये बात निर्भय को पता चली, वो निर्भय पकड़ लाया उसको रात में, पंडित जी को। तो फिर जब पुलिस ने कहा छोड़ने के लिए कि इसको छोड़ दिया जाए, नहीं छोड़ा, उनने मार दिया मेरे सामने। अच्छा। मैंने अपनी आंखों से देखा मारते हुए। किस तरह, मतलब प्रताड़ित करके मारते? नहीं, गोली मार दे ताड़। और जो जैसे पकड़े रहती थी उसमें मैंने आपको सुना कि 11 पकड़े हैं, उनकी हम देखभाल करें। पकड़ वाला जो सिस्टम है ये बड़ा चलता रहा। सबसे बड़ी फिरौती निर्भय ने किस पकड़ से वसूली? आगरा का था एक, बेड़ी जात का था कोई, बिड़िया कहते थे। अच्छा था, उसने मतलब उस समय 2003 में फिरौती ली थी 31 लाख की। अच्छा, ये पैसे जो आते थे जैसे 31 लाख, तो 3 में तो बहुत बड़ी रकम होती थी। बहुत बड़ी रकम। रखते कैसे थे, कैसे उसकी? देखिए होता क्या, इस निर्भय के पास तो कुछ नहीं रहा। अच्छा। वो अपने सिर्फ रिश्ते नातेदार, अपने व्यवहारी, यही सबन को बनाने में अपनी जिंदगी मैंने ब्यात कर दी। अच्छा, मैं नीलम जी बहुत एक आपको सत्य बात बताऊं, मैं बहुत डकैतों से मिला हूँ जी। और मैं बात भी कर रहा था ये अभिषेक से, जब मैं गाड़ी में आ रहा था, मैंने बहुत सारे डकैतों का मुझे जितने आज तक डकैत मिले उन सब में सबसे ज़्यादा खुश अब और सबसे ज़्यादा संपन्न आप दिखाई थी। बाकी मुझे किसी भी डकैत का, जितने भी मुझसे जुड़े रहे, सब मुझे परेशान ही दिखे। तो क्या आप इसको क्या मानती हैं कि ये कोई ईश्वर का प्रारब्ध था कि आपके कर्म सच में अच्छे थे? देखिए, सबसे बड़ा खुश रहने की 2 वजह होती है। इंसान परेशान कितना भी, अपना मन खुश है तो सब खुश है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, मेरी नीयत अच्छी है तो भगवान कहीं ना कहीं साथ जरूर देगा। क्योंकि मैंने जीवन में कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, ना मैंने कभी किसी की हत्या करने की कोशिश की, ना किसी का दिल दुखाने की कोशिश की। तो ईश्वर मेरे साथ बुरा क्यों करेगा? कभी कोई अपहरण जब जंगल में रहा हो, कभी ऐसा हुआ कि आपको अफसोस हुआ हो कि यार किसी जो पकड़ है इसको भगवा दें कैसे? 2 बार भगाए तो उसके चक्कर में मार खाए थे भैया। अच्छा। 2 पकड़ थी, एक था, उसका नाम रखा था पांचाली, और एक का नाम रखा था 12 मासी करके, मतलब अलग अलग नाम रख दिए जाते थे। 2 लड़के थे, उनको एक को मुझे नहीं पता था कि उसको रतौंधी की बीमारी है। हमने एक दिन चाबी चुरा के, वो बड़ी मेरी सेवा पानी करता था भैया, हमने निर्भय की चाबी चुरा के उसको दे दी एकदम कि रात में खोलना, और उसको बताया भी कि देख भैया ये पहाड़ी पे चढ़िए तो पीछे जाओगे तो एक गांव मिलेगा तेरे को थोड़ी दूर जाकर, और वहाँ से तू कहीं भी निकल जाना। भैया दे तो दिए। उसके बाद वो लड़का जब ऊपर चढ़ा तो उसको रतौंधी रात में आ गई, वो गिर पड़ा नीचे। भैया पुल पट्टी खुल गई। अब जब पता चला कि किसने चाबी दी, कि नीलम ने चाबी दी, बढ़िया से मार खाए थे, ऐसा बड़ी बात नहीं है। कोई ऐसी घटना जिसको आप आज भी सोचती हैं तो रूह कांप जाती है भीड़ के दौरान? भैया घटना तो हर एक ऐसी थी जिस पर रूह कांप जाती है, लेकिन हमने आपसे कहा ना, मैं हर घटना को हंस के उड़ा देती हूँ। जेल से आप 13 साल जेल काटने के बाद छूट गई, यानी आप 26-27 साल की हो गई। फिर जिंदगी ने कैसे जिंदगी पटरी पर आई? पटरी पे भैया देखो, जिंदगी ऐसे आई कि जब मैं लखनऊ से निकली हूँ जेल से, तो हमारे भी मन में बड़ा वो था कि घर परिवार मिलेगा, सब ठीक ही ठाक हो। या मेरे मायके वाले भाई, सबको लगता कि मेरी बेटी है। देखिए, माँ का प्यार अलग होता है, बाकी भाई बहन भौजाई जो होते ना, परिवार ने अपनाया। अब वही तो हम आपको बता रहे। तो हमारे साथ जब मैं निकल के वहाँ से आई तो हम बड़े खुशी मन से आए। आने के बाद अपने भाभी के यहाँ आए, तो भगवान जाने उनका क्या मिजाज था। तो हम तो खुश ये थे कि हम अपने परिवार में आ गए इतने साल के बाद, छूटने के बाद, और ये लोग हमें खुश मन से अपनाएंगे कि इतने कष्ट झेले मेरी बहन ने। मुकदमा जब आपके लड़ने में परिवार ने मदद की? किसी ने नहीं करी। फिर किसने लड़ा मुकदमा? 13 साल अगर बता तो अगर पूरी सजा ही काट के, पूरी सजा काट के आए, किसी ने कोई सहयोग नहीं मिला। वो भी जुनाइल 13 साल के बाद घोषित हुए हैं। और वो भी कैसे, एक मैडम थी, उन्होंने कुछ कागज की कार्रवाई करी कि इस लड़की की उम्र किस समय इतनी होगी, किस समय कितनी होगी। उन्होंने खोजबीन करी, उसका नतीजा हमें ये मिला कि जुनाइल 13 साल में आप आ गई। और अच्छा, 13 साल जुवेनाइल होने के बावजूद आपने, ये तो एक अनैतिक सजा थी उस हिसाब से। नीलम जी देखिए, जीवन जो है, अब हम आपसे बात कर रहे हैं, आप जितनी कूल हैं बात करते हुए, आप चीज़ें कर रहे हैं, हमारे लिए ये जो चीज़ें मैं सोच रहा हूँ, महसूस कर रहा हूँ कि वो क्षण कितने पीड़ादायक रहे होंगे जब एक 13 साल की लड़की 13 साल जेल काटने के बाद लौट के घर जाती है, तो घर वालों का रिएक्शन क्या होता है, वो मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। घर वाले के रिएक्शन थे, ये मेरे घर पे क्यों आ गई, इसको देख के मेरे बच्चे बिगड़ जाएंगे।
अच्छा। अगर ये घर में रहेंगी तो इस घर में हम नहीं रहेंगे, ना मेरे बच्चे रहेंगे, मजबूरी है। फिर पारिवारिक डिसीजन यही होता ना कि किसी के लिए बर्बाद करने से अच्छा है कि अपना जीवन आगे खुद निकल जाओ। तो आप मतलब घर छोड़ आई, घर इतने साल जेल से लौट के गई, घर वालों ने आपको स्वीकार नहीं किया? नहीं, सिर्फ माँ थी मेरे साथ, बाकी किसी का सपोर्ट नहीं था। माँ के पास आय का कोई साधन नहीं होगा? पिताजी का मेन चीज़ तो देखो, दर्द सबसे ज़्यादा मुझे क्या, तो मेरे साथ जो घटना हुई उसका दर्द मुझे कभी नहीं हुआ जीवन में। मुझे दर्द सबसे बड़ा ये था कि मेरे पापा निर्दोष थे, उनको पुलिस ने मारा बेरहमी से, हत्या कर दी। इतना मारा कि मारने के बाद फिर वो बिस्तर से कभी उठे ही नहीं। सबसे पीड़ा मेरी ज़िंदगी में यही था कि मरते मरते भी मैंने अपने पिताजी को कभी देखा नहीं। तब आप जेल में थी? जब जेल में थी तो आपके मन में ये भी होगा कि अपनी माँ के लिए कुछ करें? माँ के अब देखिए करने के लिए मन में बहुत कुछ होता है। हाथ में भी कुछ होगा? नहीं कुछ भी। जो जेवर वगैरह आप लेकर आई थी वो सब कोर्ट में जमा कर दिया था मैंने। ठीक है। फिर आपको एक नई जीवन की शुरुआत करनी थी। नई जीवन की शुरुआत बहुत आसानी नहीं हुई मेरे जीवन में मनोज भैया। जब घर वाले सपोर्ट करने से मना कर दिए तो फिर मैं लखनऊ लौट के गई, तो एक मतलब मित्र थे मेरे जानने वाले, उन्होंने एक रूम दिलवाया, 1.5 रुपया का सामान आमान दिलवाया जो घर गृहस्थी में होता है, एक कॉमन, एक नौकरी दिलवाई, तो उस समय 15,000 रुपया मिल जाता था। अच्छा। हाँ, 10-15 हज़ार 2016 की बात है। हाँ, 2016 की बात है। तो मतलब 5-6-7 महीना नौकरी किए हैं, अपना खर्चा चलाते थे, उसी में 1,000-2,000 रुपये अपनी मम्मी को भी देते थे। हमने कि अब जीवन इस तरीका कटे, फिर घर वाले कहने लगे, फिर मतलब धीरे धीरे इन लोगों के मन में ये आने लगा कि चलिए ठीक है, अब वो किसी से पैसे, इन लोगों को ये लगता था ना, घर वालों को, मेरे भाई भी वही, कि अब आएगी तो बोझ बन के रहेगी, हम ही को पूरा खर्चा झेलना पड़ेगा, हम ही को ये सब कुछ करना पड़ेगा, इन लोगों के मन में ये रहता है। इसीलिए ये लोग दूरी कर। जब मैं अपना स्टैंड खुद बना ली, फिर थोड़ा जाके लोगों से मिलने जुलने लगी, तो अपना रोटेशन ठीक चलने लगा कि मतलब खाना खर्चा अपना निकलने लगा। उसके बाद सब लोग दबाव डालने की शादी कर लो, शादी कर लो, शादी कर लो। तो उसी समय फिर हमारे हस्बैंड जो हैं उनसे कांटेक्ट हुई। जैसे जॉब करती थी तो जब लखनऊ में नौकरी कहीं कर रही होंगी तो वहाँ तो लोग जानते होंगे डकैत है? नहीं, कोई नहीं जानता था। अच्छा, पहचान छुपा? मैंने अपनी पहचान छुपा के रखी थी। फिर जो आपके पतिदेव हैं इस समय, उनसे कैसे मुलाकात हो गई? उनसे मुलाकात, जैसे वो भी लखनऊ में आते जाते रहते थे, तो जैसे बातचीत आपस में होने लगती है, एक दूसरे का नंबर ले लेते, कांटेक्ट नंबर वगैरह नहीं ले लेते हैं, तो वो भी ले लेते। तो वो, अच्छा, मैंने उनको कभी ये नहीं कहा, वो मेरे बारे में सब कुछ जानते थे। अच्छा, उनको पता था कि सब कुछ बाय डाट सब कुछ पता था मेरे हस्बैंड को। उसके बाद भी उन्होंने दिलेरी दिखाई, हिम्मत दिखाई, समाज में मेरा हाथ थामा, अपने परिवार में लेके गए। उनके परिवार में भी लोग विरोध किए इस चीज़ के, लेकिन वो मेरे लिए डटे रहे, खड़े रहे। और आज भी वो व्यक्ति मेरे साथ है। मेरा जीवन में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, सपोर्ट बराबर करते हैं, और भगवान की दुआ से, आप लोगों की कृपा से एक प्यारी सी बच्ची भी है। कुल मिला के ज़िंदगी जो है अब आपको लगता है कि ऐसे पटरी पर आ गई है। अब जहाँ आपकी शादी हुई है वहाँ पर जो रिश्तेदार, परिवार, अब तो सभी जान गए होंगे कि हाँ, आपकी सारी ज़िंदगी यूट्यूब वगैरह सारे उस पर है ही? सब जानते हैं। तो इन चीज़ों को लेकर कभी कोई अब दिक्कत नहीं? अब कोई प्रॉब्लम नहीं। अब तो बाकायदे से, जैसे जेठानी, मैं अपने घर में, दरअसल मेरे पति जो है 4 भाई हैं, 4 भाई में वो सबसे बड़े हैं, तो उनके घर की जो औरतें, बहुएं, बिटियां जो भी हैं, बड़ा मान सम्मान देती हैं। जाते हैं तो जैसे जेठानी का फ़र्ज होता है वैसे निभाते हैं, और हम भी उन लोगों को बराबर सपोर्ट करते हैं, कि देखिए ताली दोनों हाथ से मिलती है, एक हाथ से नहीं होती है ना। कुल मिला के मतलब ये जो जीवन है, अब आपको ऐसा लगता है कि जीवन बदल गया है? देखिए, अगर इंसान को समझ है और परिस्थितियां अगर सामने हैं, अगर उससे लड़के तुम आगे निकल गई तो जीवन अपने आप ही बदल जाएगा। जैसा आपका स्वभाव है, आप कुछ करना चाहती हैं, अभी भी आपका जो आत्मविश्वास है वो उससे लवरेज आप दिखाई देती है, वरना सामान्य आदमी तो छोटी मोटी घटनाओं से टूट जाता है। तो अब जीवन के बारे में क्या सोचा है? पतिदेव तो कमा रहे होंगे, लेकिन आपके अंदर की जो औरत है वो तो छटपटाती होगी कहीं ना कहीं, जिस तरह मैं आपको बात करते हुए देख रहा हूँ। तो क्या करना चाहते हैं? कुछ मन में आता है कुछ कि अपना कुछ किया जाए? देखिए, हर औरत के मन में एक उमंग होती है कि हम भी अपने पति के पैर से कदम मिला के कमाएं,
है ना, और आगे जीवन में जो भी परिस्थितियां हैं उनको तो डट कौन के सा सामने फील्ड करनी आपको चाहिए। पसंद है, मतलब पॉलिटिक्स, सिनेमा, या क्या, कहाँ पर आप अपने आप को पाते हैं आप इस समय? हमें देखिए, शुरू से आपको बताऊं हाँ। तो मुझे एक्टिंग का कीड़ा बहुत ज़्यादा था, और आज भी वो दिमाग में कहीं ना कहीं घुसा रहता है। आप एक्टिंग मतलब करती हैं? हाँ, करते हैं। तो कहाँ कुछ बनाया आपने, कहीं कोई हाँ, चैनल या? मतलब जैसे इंस्टाग्राम चलाते थे, और पहले एक यूट्यूब पर चैनल बना रखे थे। अब यूट्यूब पर चैनल का मोबाइल टूट गया तो वो चैनल बंद ही कर दिए, हमें पता भी नहीं उसका। अगर नहीं आप बताएंगे तो मैं लिख के डाल दूंगा, जो मेरे दर्शक हैं इस इंटरव्यू को देख रहे हैं। भाई, एक आदमी की जिंदगी में छोटी भी दिक्कत आए तो वो टूट जाता है। इतना सब कुछ झेलने के बाद भी मैं इनके आत्मविश्वास की दाद देता हूँ कि इतने सब कुछ करने के बाद भी आज भी इनका आत्मविश्वास जिंदा है। तो अगर ये कुछ सोशल मीडिया पर करना चाहेंगी तो मैं चाहूँगा कि आप लोग इनका सपोर्ट करिए, और मुझसे जो बनेगा नीलम जी, मैं हमेशा आप जैसे व्यक्ति के साथ खड़ा हूँ जो संघर्षों से धन्यवाद लड़कर यहाँ तक आकर भी मुस्कुरा सकता है। वो दुनिया में कुछ भी कर सकता है। देखिए मनोज भाई, एक चीज़ बताऊँ, जब इंसान के मन में विश्वास होता है और लोगों का सपोर्ट और प्यार होता है तो इच्छाएं अपने आप ही बढ़ने लगती हैं। आप हमारे जाते जाते हमारे दर्शकों से कुछ कहेंगी कोई बात? हम सब लोगों से यही कहना चाहते हैं, मान लीजिए हमारी तो कहानी बहुत पुरानी हो चुकी है, जीवन की बहुत पिछली ज़िंदगी हो गई है। हो सकता है कुछ बच्चे जो हमारी इंटरव्यू जो देख रहे हुए हैं उस समय शायद पैदा भी नहीं हुए, बिल्कुल, जो मेरे बारे में जानते होंगे। तो उनकी उम्र मेरे जैसी होगी या हमसे ज़्यादा होगी उम्र। तो हम सबसे यही कहना चाहते हैं, कभी किसी लड़की के साथ कोई घटना होती है तो ज़रूरी नहीं है कि लड़की की गलती है। एक बार उस लड़की को मन को टटो के देखना। अगर जो कहते हैं, एक कहा जाता है कि जो लड़की ज़्यादा खुश रहती है या जो व्यक्ति खुश रहता है उसके अंदर तकलीफ़ें और बवंडर उतना ही ज़्यादा गहरा होता है। तो किसी पर कीचड़ ना उछाड़े। जैसे जीवन पे हम पे लोग बात टिप्पणी करते रहे हैं कि अरे वो वीडियो देखिए पुराने के, आप तो कहती थी मंगल में जंगल में ही मंगल है। कभी कभी जीवन को जो नहीं करते वो करना पड़ता है। कुछ पता ही नहीं होता, जहाँ खड़े होते हैं वहाँ पर जो सूटेबल है वो करना पड़ता है। क्योंकि अगर हम कीचड़ में घिरे हैं तो कीचड़ में निकलने के लिए हमें हाथ पैर दोनों तरफ से मारना पड़ेगा। मारना पड़ेगा कि नहीं मारना? बिल्कुल। क्योंकि अगर हमें अच्छी जगह पकड़ना है तो हाथ पैर दोनों चलाना पड़ेगा, और जब हाथ पैर चलाएंगे तो दोनों चीज़ें गंदी होंगी। तो जरूरी नहीं कि मेरा चरित्र गंदा है, मेरी आत्मा गंदी है या मेरी सोच गंदी है। इसलिए कहते हैं इंसान को पढ़ना सीखें, लोगों को आगे सपोर्ट करना सीखें, तभी हम जैसी लड़कियां आप लोगों के लिए कोई मिसाल बन सकती हैं। तो ये थी नीलम गुप्ता जी, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से जो भी सवाल मैंने किए बहुत ईमानदारी से, बड़ी साफ गोई से उत्तर दिया। उनके उत्तर में आप कहीं भी कोई बनावट नहीं है, ऐसी ही हैं नीलम जी। मैं आपको बहुत बहुत दुआएं देता हूं कि आप सदा यूं ही मुस्कुराती रहें और आप अपने परिवार, आपकी बच्ची और भी आपका परिवार समृद्ध हो। आप स्टूडियो हैं, इसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। धन्यवाद।